पहली बात तो है कि जब भी आप किसी स्पिरिचुअल सीकर से पूछेंगे ना कि आपको कितना समय हुआ इस हम्म। जर्नी में आए हुए, और अगर हम्म। वो एक सर्टेन एडवांस लेवल का स्पिरिचुअल सीकर है, तो हम लोग नूब और एडवांस कह रहे हैं। बेसिकली जितना इवॉल्व है वो, अगर एनलाइटनमेंट से पहले वाला, बहुत सारे फेजेस होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो वी विल से कि अगर वो एक एडवांस लेवल, अगर वो एक इवॉल्व लेवल का स्पिरिचुअल सोल है, तो वो कहेगा कि मेरी जर्नी शुरू हुई थी जन्मों पहले। वो इस जन्म के जर्नी को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि वो देख सकता है कि एक जन्म कोई मैटर नहीं करता है। इटर्निटी के कंपैरिजन में ये 70 साल का लाइफ क्या मैटर करता है। वो अपने इस जन्म को ही अपनी आइडेंटिटी नहीं मानता है, वो अपने हर जन्म को लेके चल रहा है। तो उसी तरह अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे, स्टार्टेड लॉन्ग अगो, बहुत जन्म पहले। बट इस जन्म की अगर बात करें तो आई थिंक बचपन से ही अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली मैं इस बात पे चल रहा था, क्योंकि बचपन से ही मुझे, जहाँ बाकी बच्चों को अलग अलग डाइवर्स फील्ड में इंटरेस्ट रहता है, मैं स्वामी विवेकानंद की बुक्स पढ़ता था। पापा दे देते थे, पापा को पसंद था। हमारे परिवार में सब शिव भक्त हैं, तो दादाजी हाथ में रुद्राक्ष की माला पकड़ा देते, पापा स्वामी विवेकानंद का वेदांत दर्शन दे देते। तो और फिर जो है, मेडिटेशन तो हमेशा से था। बट अगर मैं कहूँ कि ऑफिशियली कब शुरू हुआ, तो वो मेरे दादाजी के डेथ के बाद हुआ, 2017 में। फिर वहाँ से एक ऐसा फेज़ आया जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था, जब आपके पास जो इम्पोर्टेंट फील होता था कि ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट रह नहीं जाता है। पता चलता है कि ये तो टेम्पररी था, ये इम्पोर्टेंट था, अब ये ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर एक एम्प्टीनेस बचती है सिर्फ हार्ट में, और उस खालीपन को फुलफिल करने के लिए आप किसी तरफ भागते हो, इधर उधर किसी तरफ, मटेरियल लाइफ की तरफ, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ। तो वो जो भागने का फेज था, वो पूरा करने के लिए, होल फुलफिल करने के लिए, वो ऑफिशियल शुरुआत आप कह सकते हैं मेरे स्पिरिचुअल जर्नी का। फिर वहाँ से मैंने डेथ के बारे में पढ़ना शुरू किया कि वास्तव में डेथ क्या होता है, मृत्यु क्या होती है। एंड जितने बुक्स मेरे हाथ लगते गए मैं पढ़ता गया, हर एक रिलीजन के, हर एक फिलॉसफी के, चाहे वो जापानीज हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू हो, सबको मैं पढ़ता गया। एंड फिर मेरे हाथ लगा विज्ञान भैरव तंत्र और पतंजलि योगा सूत्र। फिर उसके बाद बहुत सारे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हुए, बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, एंड अभी हम यहाँ पे हैं। So in 2017, how old were you when you lost your Dadaji? हम्म, ये तो कभी सोचा नहीं। 2003 मेरा बर्थ ईयर है, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2003. तो मेरी आवाज आ Wow. रही है? हेलो। हाँ आ रही है। निकंदन, हाँ मैं एक आध निकल है, क्वेश्चन और आवाज आ पूछूं? रही है। तो हाँ ये पूछो अगर। भविष्य मल्लिका पे आप क्या बोलोगे? उनके अकॉर्डिंग तो कलयुग का अंत होने ही वाला है, और उन्होंने कहा है कल के अवतार भी होने वाले हैं, और भी बहुत सारी, और वो हाँ, मैंने आपका क्वेश्चन देखा, बट मैं कुछ नहीं जानता इस जिसके बारे में आप बता रहे हैं। हाँ, मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजें मेंशन करी, और वो चीजें हो भी रही है। मतलब अपन कह सकते हैं कि मतलब उसमें वास्तविकता है। वो पंच सखा में से थी। मैंने भी अभी अभी पढ़ना चालू करा उस पे, तो मुझे मैं आश्चर्य। अवेयर नहीं हूँ इनके बारे में, ये है अच्छा, कौन, क्या, कहाँ पे बोल रहे हैं, तो आई कैन नॉट से, क्योंकि मुझे प्रॉपरली नहीं पता है। ठीक है। और वो सही सही है या नहीं है, वो तो इन्हीं 2 साल के बीच में पता चल जाएगा ना। हाँ, तो उनने बैठ के तो उसके अकॉर्डिंग, देखते हाँ, हैं। 2025 में जब मेष हम्म, राशि नहीं, शनि मेष राशि में गोचर करेगा, तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। और हम्म, बहुत सारे भूकंप आएंगे, ओडिशा डूब जाएगा, और जगन्नाथ की 22 सीढ़ियों तक पानी चल हम्म, जाएगा। ऐसा करके उन्होंने बोला है, और जगन्नाथ को शिफ्ट करना पड़ेगा।
और उसकी निशानी ये है कि जो चंद्र है उसके नीचे बिंदु दिखेगा, जो अभी हुआ था, जो अपना जुपिटर आ गया था उसके नीचे। और उन्होंने ये बोला था कि ओडिशा का जो जगन्नाथ का टेम्पल है उसके झंडे जल जाएंगे या गिर जाएंगे, वहां पे लोग सुसाइड कर लेंगे, पत्थर गिरेंगे। और ये चीजें तो हो ही चुकी है 1-2 साल पहले। हम्म। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें थी जो मैं नोटिस कर, उन्होंने ये भी लिखा है कि मतलब जो आखिरी प्रधानमंत्री होगा वो बर्थलेस होगा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे योगी आदित्यनाथ या मोदी की बात कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, हो सकता है। ओके। ठीक है, 2 साल में देखते हैं क्या रहता है निकंदन इसका, सभी यही है। हाँ अगम ठीक है, कोई फिर और इस क्वेश्चन साल था? जगन्नाथपुरी घूम लेते हैं। अगले साल का हाँ क्या पता। बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म। अगम कोई और हेलो क्वेश्चन श्रेया। निकंदन? हेलो। हाँ निधि। हाँ, पिछले दिन हम बात कर रहे थे ना कश्मीर शैविज्म के ओरिजिन के बारे में। हाँ हाँ। हेलो। हाँ, हेलो। उसको थोड़ा मतलब हाँ, उसको थोड़ा कंटिन्यू कीजिए ना। मतलब वो तो कट हो गया था बीच में कॉन्वर्सेशन। हाँ, तो एक सबको सेकेंड, जानना आई है एम क्या? सॉरी टू इंटरप्ट। जी। सुयश, क्या हम्म। हम, ठीक है आप यहाँ पे अभी बोलना चाहते तो ठीक है, बट क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये टॉपिक हम बिल्कुल शुरुआत से पहले से नोटिफिकेशन देकर ये हम्म। टॉपिक हम बिल्कुल स्टार्टिंग से अच्छे से डिस्कस करें? हाँ, ये भी ठीक है। है अभी ना? अगर और फिर हम स्पेसिफिकली किसी यही को टॉपिक। कोई क्वेश्चन हो हम्म। कश्मीर शैविज्म के बारे में तो वो पूछ लीजिए। शुरुआत से हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। मैं पहले से नोटिफिकेशन डाल दूंगी, वो बेनिफिट फॉर ऑल होगा। आई गेस दैट हाँ, विल बी बेटर। तो बाय एफर्ट्स द वेस्ट वे नहीं जाने। अभी अगर मैं आंसर करूंगा तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो जिनको सुनना होगा वो सुन लेंगे। बस एक पार्ट होगा, पूरा तो नहीं बता सकते ना अभी। हाँ वही ना। तो मैं हम्म। क्या सोच रही थी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से हम वन बाय वन वी विल अब इसी कंटिन्यूशन में लेंगे, जैसे आज हो गई, हम्म। 3 दिन बाद हो गई, 4 दिन बाद हो गई, एंड पूरा ठीक एक है। टॉपिक ही कंटिन्यूशन पे चलेगा। दैट्स व्हाट आई ठीक है। वाज थिंकिंग, बट ओनली इफ हम्म, यू एग्री ऑन इट। और हाँ। उसकी रिकॉर्डिंग भी फिर वो हो जाएगी ना, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, सो दैट anybody can refer to it. It doesn't have to be addressed every single time. ठीक है। हाँ एग्जैक्टली। हम्म। एक सेकंड सुरेश, विल यू चेक द डीएम? हम्म। ओके, तो ठीक है, सॉरी निधि, सॉरी रियली सॉरी, बट आई गेस तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, अगम का एक सेकंड क्वेश्चन था, तो अगम आप हम्म। अपना क्वेश्चन पूछ लो, उसके बाद हम फिर दूसरे लोगों पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, थैंक यू। मेरे को दूसरी चीज ये आ रही थी मन में कि ever since you said you officially started your spiritual journey, हम्म। तो would you say कि was it just you who was all alone as you were, trying to explore different spiritual paths and different spiritual scriptures, हम्म। or was it somebody who was kind of, as a जैसे guiding light होता है, कभी confusion हो तो पूछ लेते, ऐसा कोई पर्सन था आपके साथ या आपके एक्चुअली आई सर्कल में? नेवर हैड अ गाइडिंग लाइट। ठीक है। Okay. तो मैं क्लियरली बोलता हूँ इस चीज़ को कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं क्वेश्चन पूछ सकूं। तो ये भी मेरा वन ऑफ द मोटिवेशन था कि मैं लोगों की हेल्प करूं उनके स्पिरिचुअल हम्म। पाथ। तो मेरे पास ऐसा कोई नहीं था। बट जैसे जैसे मैं बढ़ता गया आगे तो मैंने महसूस किया कि एक सर्टेन प्रेजेंस है, आप उसे माता प्रकृति कहिए या भगवान शिव कहिए, जो मुझे सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। क्योंकि जो अनकॉन्शियसली जिस मेडिटेशन प्रैक्टिस को मैंने उठा लिया था, जिससे मैंने अप्लाई कर लिया था अपने लाइफ में अनकॉन्शियसली, वो मेडिटेशन प्रैक्टिस एग्जैक्ट वे में विज्ञान भैरव तंत्र में डिस्क्राइब था। ये तो मेरे साथ हुआ है बहुत बार। तो आई विल नॉट से कि मैं अनगाइडेड था, बिल्कुल। हाँ, कोई फॉर्मल गाइड नहीं था, कोई ऑफिशियल गाइड नहीं था, अगर आप वो टर्म यूज करना चाहते हैं तो। बट भगवान हम्म। शिव पार्वती हमेशा साथ रहे। अब नाउ व्हेन यू से कि योर जर्नी स्टार्टेड लाइफ टाइम्स अगो, तो समझ आता हम्म। है। हम्म। क्योंकि आई डोंट थिंक इन दिस लाइफ लाइक इन दिस एरा हम्म। एवरी ह्यूमन is destined to attain or even start their spiritual journey. मेरे को भी एक्चुअली लगता है मैं किसी यहाँ पे की। कट करूंगा आपको। जी।
क्योंकि हर एक इंसान डिस्टेंट है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को अटेन करने के लिए, बट नॉट जस्ट मतलब इस लाइफ टाइम में नहीं, वो हैं राइट। डिस्टेंट, वो कभी ना कभी करेंगे ही। आज करें, प्रलय काल के बाद करें, या 1 करोड़ साल बाद करें, लेकिन वो करेंगे ही। नेचर सबको उसी गति पे ले जा रही है, उसी मार्ग पे। हम्म। मेरे मुंह लेकिन से अगर एरा आप निकल ये गया, बट सोच रहे आई हैं वांटेड कि टू से सॉरी। क्या, नहीं, मेरे मुंह से एरा निकल गया था, बट प्रोबेबली व्हाट आई वांटेड टू से वाज इस जनरेशन में एवरी ह्यूमन बीइंग इज नॉट प्रोबेबली डेस्टिन्ड टू गेट अलाइंड, हाँ, बट पिछले बेटर काफी वर्ड होगा जन्मों के इस कर्मों लाइफ का टाइम में। वो होता है। ओके, ठीक है अगम, एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक इसके है। बाद हम फिर पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक्स, थैंक्स। तो नाउ सुयश, यू हैव दिस इनेट डिजायर या ड्राइव कि आप चाहते हो लोगों की हेल्प करना। हम्म दैट वुड बी योर that would be your purpose, or would you say your हम्म purpose is something else? Now that you have experienced what you have already experienced, what would you call your like ekdam definite purpose at this point? हम्म एक्चुअली मैं ये वर्ड यूज नहीं करूँगा, पर्पस, क्योंकि मैं अभी जिस Mhm. माइंडसेट में हूँ, जिस स्टेट ऑफ माइंड में, या जिस Mhm. एटीट्यूड से, जिस पर्सपेक्टिव से मैं संसार को देख रहा हूँ, तो पर्पस सेट करने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। पर्पस ईश्वर सेट करते हैं। मैं बेसिकली एक, ये जो शरीर है जिसको मैं कह रहा हूँ, वो शरीर है, वो कैरेक्टर है जिसको आप सुयश के नाम से जानते हैं। ये बस एक पत्ते की तरह मूव हो रहा है, जैसे एक पत्ता हवा में उड़ता है ना, और हवा उसे जहाँ ले जाती है वो वहाँ जाता है। जैसे एक प्लास्टिक बैग है जो हवा में फ्लो हो रहा है, आपने देखा होगा तूफान के टाइम। तो वो, Mhm. उसका कोई पर्पस नहीं है, कोई डेस्टिनी नहीं है। हवा उसे जहाँ ले जा रही है, वो बहुत बहुत बस बहुत अच्छा पात्र है। वो बहुत अच्छे से कमांड फॉलो कर रहा है उस हवा का। वो अपने आप को कोई पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन बनने नहीं दे रहा। वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया है, पूरी तरह से भगवान को पोजेस करने दे दिया है खुद को उसने, कि आप मुझे पोजेस करके आप जहाँ ले जाना चाहते हैं ले जाएं। जैसे एक सर्जन के हाथ में इंस्ट्रूमेंट, नाइफ, वो नाइफ की, उस नाइफ का अपना कोई इच्छा नहीं है, उसने सर्जन पे सरेंडर कर दिया है, सर्जन उसे जैसे यूज करे। तो मैंने उस सर्जन को सरेंडर कर दिया है, Mhm. वो मुझे Okay, जैसे very यूज true. करे। Very true. हम्म Using the analogy of the knife again, uh, हम्म getting used by the chef or the surgeon is हम्म again मतलब outside of our will, but being a knife that has achieved its full potential, मतलब कि वो एकदम हम्म। धारीदार, उसकी धार एकदम सपाट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नाइफ की रहेगी ना कि मैं उसको हमेशा अपने आप को शार्प रखूं। हाँ, तो तो वो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, शार्पनेस नहीं, कि आप कोई ओके। ऑब्स्ट्रक्शन ना बने सर्जन के हाथ में। मतलब आपका हम्म। अपना कोई ऐसा ईगो नहीं है जो सर्जन को यूज करने से रोक रहा है आपको। हम्म। तो ये सरेंडर मेंटालिटी आपको लानी होगी। और बाय द वे, मेडिटेशन करते करते आप शार्प हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा उसके साथ साथ ही। ओके, तो वो जो आप मेडिटेटिव जैसे भी प्रैक्टिस हो, आप सबकॉन्शियसली, सॉरी। हाँ, हाँ, हाँ। आप जैसे भी हो, भगवान आपको यूज करने का कोई ना कोई तरीका देख लेंगे। अगर वो देखते हैं कि आप में सर्टेन पात्रता है, तो आपको हम्म। जिस जो भी पात्रता आप में है, सबको नाइफ के उसमें नहीं जोड़ा जा रहा है, सबको नाइफ की तरह नहीं देखा जा रहा है। कोई सिजर्स भी हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकते हैं। तो हम्म। जैसे भी आप हैं, भगवान आपको वैसे यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल, एक एनलाइटन बीइंग अष्टावक्र की तरह है, वो, उसके 8 अंग जो हैं सही से काम नहीं करते हैं, तो उसे भगवान वैसा ही काम देंगे। अब उसे वो पोजेस करके महाभारत का युद्ध तो लड़ाएंगे नहीं। तो हम्म। आप में जो भी एबिलिटी सबसे अच्छी है, आप जिस चीज में भी परफेक्ट हैं, भगवान आपको वैसे यूज करेंगे। आपका काम है बस सरेंडर कर देना, बाकी वो फिगर आउट कर लेंगे।
So would you say कि meditation is the definite path जहाँ से every person can maybe even reach or realize their potential? मेडिटेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है आपके कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इस पता वर्ड को नहीं, बहुत कुछ ज़्यादा लोगों ने मिसयूज जो किया गया ट्रांसलेट है। करा है मेडिटेशन को, some say कि meditation means to become familiar with yourself, some say looking हम्म, within, और हम्म। introspection, हर कोई अलग अलग बात बताता है। तो आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है ये किस मेडिटेशन को लेके पूछा? नहीं, किसी पर्टिकुलर मेडिटेशन को नहीं। हम्म, आई नो मेडिटेशन का एक एक भाव होता है, इवेंचुअली मेडिटेशन का एक आउटकम होता है, बट हम्म, सिंस अभी मैं मेडिटेट करता नहीं हूँ आजकल, काफी मतलब साल से ओके, ऊपर हो गया मेडिटेशन नहीं करता मैं, बट हम्म, आई जस्ट वांटेड टू नो योर पर्सपेक्टिव कि अचीविंग ट्रू पोटेंशियल in your in your point of view can be done हम्म, through meditation, be it any form. देखिए, ऐसा। बेसिक मेडिटेशन, पहले मैं मेडिटेशन का डेफिनेशन एक सेट कर देता हूँ हम्म। ताकि हम उससे हटे ना। मेडिटेशन का बेसिक डेफिनेशन होता है जो पतंजलि योगा सूत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, इन्हीं दो स्क्रिप्चर्स को मैं ऑथेंटिक मानता हूँ। तो इसमें जो बेसिक डेफिनेशन हमें मिलता है वो है कि किसी भी चीज़ पे इतना कंसंट्रेट करो कि आप उससे एक हो जाएं। मेडिटेशन इज अनब्रोकन कंसंट्रेशन, दैट्स इट। तो जब आप अनब्रोकन कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन डेवलप होता है। अभी आपका कंसंट्रेशन जो शिफ्ट है, जिसे हम कहते हैं, जो स्कैटर्ड है, जो हर तरफ है, फैला हुआ है, वो एक बीम ऑफ लाइट की तरह, एक लेजर लाइट की तरह फोकस्ड हो जाता है। अब आप इस लेजर लाइट को जिधर भी फोकस करेंगे वो उसको चीर देगा। तो अब आप इस कंसंट्रेशन को जिस भी एरिया ऑफ लाइफ पे फोकस करते हैं उसमें आप सक्सेस प्राप्त करेंगे। रियलिटी यही है कि सक्सेस के लिए कंसंट्रेशन बहुत आवश्यक है, किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए। जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं वो उस फील्ड में सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। जो नहीं होते हैं, जिनका मन 10 डायरेक्शन में भागता रहता है, वो नहीं कर पाएंगे कभी। तो कुछ भी करना हो, आपको अपना पोटेंशियल रियलाइज करना है, अपना पर्पस पूरा करना है, अपना अपने आत्मा को रियलाइज करना है, दुनिया को खत्म करना है, सबके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। एक एक पावरफुल लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, समझ ठीक है। गया। तो अब हम बढ़ते हैं निकंदन। एनी थैंक क्वेश्चंस? यू। ओके, निकंदन इज नॉट देयर। शिवांश, सिट, नीलाद्री, आप में से एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन और डिस्कस एनीथिंग? सिद्धार्थ? ओके, आवाज आ रही है? हाँ निकंदन अभी आ रही है। तो ये मेरे को 2 क्वेश्चन पूछना था। पहले तो मैं मेरा वाला पूछूंगा कि रिपीटेड नंबर क्यों दिखते हैं? क्या तुमको भी दिखते थे? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे 1 साल पहले रिपीटेड नंबर दिखना चालू हुआ और मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ पता भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने मेरी दीदी को बताया, उनको भी दिख रहे थे। फिर मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल करके पूछा और ऐसी ऐसी मतलब ऑफ टॉपिक ऐसी बात हो रही थी, तो तेरे को कभी रिपीटेड नंबर दिखते हैं? तो उसने मेरे को बोला हाँ यार, मेरे को 96 दिखता है और मेरे को भी कब से वही नंबर दिख रहा है। इवन मैं रैंडम जहाँ पे भी मैं म्यूजिक क्लास जाता हूँ तो वहां पर मैंने बात करी, उनको भी सेम नंबर दिख रहा था। ऐसे करके मैंने बहुत लोगों से बात करी, मेरी बहनों को, मतलब तीनों बहनों को नहीं, सिर्फ 2 बहनों को, मेरे बेस्ट फ्रेंड को, मेरे कोचिंग मेट को, मतलब सबको एक जैसे नंबर दिख रहे थे। और सबसे आश्चर्य की बात एक और मेरे को ये लगी थी कि मैं जहां भी जा रहा हूँ ना, वहाँ पे मेरे को स्पिरिचुअल लोग मिल रहे हैं, अद्वैत के या फिर तंत्र से रिलेटेड। इवन मेरी कोचिंग में, मेरे कॉलेज में, और इवन जो मेरा इन्फ्लुएंस है वो मेरे छोटे भाई पे इतना पड़ा कि वो भी ना जाने कैसे आ गए इन चीजों में। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है रिपीटेड नंबर का? मुझे आपने कहा कि हर इंसान जिससे मैं मिल रहा था उन्हें रिपीटेड हाँ, नंबर्स दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिखते। ठीक है। और मुझे लगता है कि ये कंप्लीट यूजलेस है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। किसी को अगर वाक्स रिपीटेड है। नंबर दिख रहा है हम्म, पर वो तो सेम है। इट उसमें नहीं क्या अलग निकंदन है? देख,
दिस हैपेंड विद मी ऑल्सो, लेकिन अभी नहीं, कुछ 2-3 साल पहले का एक प्रॉपर टाइम था, वो मेरे को रिमेम्बर है, मतलब आई रिमेम्बर इट। वो तुमने यूट्यूब पे से वीडियो वगैरह देखी होंगी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह के बारे में बात करते नहीं हैं, नहीं सेम बिल्कुल। नंबर एंड ऑल। हम्म, हाँ मतलब हाँ ये कंसेप्ट वहीं से आया है, ठीक है। तो मतलब तुम देखते हो 1111 दिख रहा है तुम्हें, जब भी 11:11 हो रहे घड़ी में, तुम्हारी अपने आप फोन पे नजर चले जाती है। तो उसकी ना बेसिक साइकोलॉजी ये है कि तुम जिस चीज एक बार तुमको दिख गया, तुम अचंभित हो गए, तो ये बहुत कॉमन है। तुम जैसे सुरेश का एक मेडिटेशन था, मतलब मेडिटेशन नहीं कह सकते बट एक शॉर्ट था, जिसमें ही वाज आस्किंग कि जल्दी से अपने रूम में कितनी रेड चीजें हैं वो मुझे बताइए। सबने रेड चीजें देख ली विद इन सम सेकेंड्स। फिर उसने मेरे को पूछता है कि ब्लू चीजें का है वो बताओ। तो जब उन्होंने वो पूछा ना कि ब्लू चीजें का है, तो कोई देख नहीं पाया। इसका मतलब ये है कि तुम्हें सेम नंबर दिखा ना, तुम्हारी अटेंशन में वो चला गया, और ऑलरेडी तुमने बाकियों उसके को बारे में सुना हुआ है, एंड फिर और तुम वही बाकियों सर्च को कर रहे हो बार बार। और बाकियों को फिर एग्जैक्टली। इट्स जस्ट कॉमन, मतलब कोइंसिडेंट के सिवा तुम इसे कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज माई देखो, इनपुट इन इट। लॉ ऑफ कुछ अट्रैक्शन नहीं में होता। लॉ हाँ ऑफ वन क्या सेकंड। अट्रैक्शन सुरेश? में एक थ्योरी है कि जिस चीज़ के बारे में आप बहुत सोचोगे ना, आपको हर जगह वही दिखाई देगा। तो बेसिकली हाँ, इसी प्रिंसिपल पे ये नंबर वाला चीज़ काम करता है। बट तो ये क्या आपने बोला था। डिफरेंस है? क्या? हाँ मेरे को भी लग रहा है ये यूजलेस है, वैसे भी मेरे को कोई काम नहीं आएगा। तो ये एक और क्वेश्चन था कि जब अपन मेडिटेशन की बातें कर रहे थे तो आपने बोला था जिस पे अपन कंसंट्रेशन डालते हैं, तो मेडिटेशन का हम्म, मतलब तो एक वो भी होता है जब अपन डिजॉल्व हो जाते हैं और सिर्फ अपनी प्रेजेंस बचती है। और जब अपन नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें दो जन होते हैं, एक हमेशा जिसके ऊपर अपन कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं और एक अपन होता है, और बाकी चीजों को अपन इग्नोर कर देते हैं। तो वो मेडिटेशन कहलाएगा या धरना कहलाएगा? मेडिटेशन बेसिकली धारणा और ध्यान को कहते हैं। ये जो डिसॉल्व होने वाला स्थिति होता है, उसे हम मेडिटेशन नहीं कहते इंग्लिश में, उसे यूजुअली कहा जाता है सुपर कॉन्शियस स्टेट। ठीक है, और हिंदी में भी उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता, उसे समाधि कही जाती है। ठीक है, हम्म, तो मेडिटेशन एसेंशियली इज अनब्रोकन कंसंट्रेशन। मेडिटेशन वो है जिसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अनडिजॉल्व्ड स्टेट, मतलब डिजॉल्व्ड स्टेट, जहाँ पे प्रमेय और प्रमाता के बीच में कोई डिफरेंस, आई मीन परसीवर और परसीव्ड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है, उसे हम मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसे प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। वो अवस्था गोल है, वो मार्ग नहीं है। हम मार्ग को मेडिटेशन कह रहे हैं, गोल को नहीं। और जो प्योर अवेयरनेस होती है जिसमें अपन सिर्फ बैठ जाते हैं और जो चीजें हो रही हैं जैसे अपन को होने देते हैं, तो वो ना ही अपन किसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और ना ही, मतलब जब अपन सिर्फ अवेयर हैं उन चीजों को लेके, तो वो मेडिटेशन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जब आप किसी भी चीज को लेके बस अवेयर हैं, है ना। हाँ सपोज आप, लेट्स से, एक भगवान की इमेज को लेके, आप कृष्ण डिवोटी हैं, आप भगवान कृष्ण की इमेज को लेके अवेयर हैं कि मेरे सामने भगवान कृष्ण का इमेज है, तो एट द एंड वो भी तो एक कंसंट्रेशन ही हुआ पर भगवान सूर्य कृष्ण की इमेज। कंसंट्रेशन तो किसी सिंगल चीज पे होता है, पर मैं एक साथ साउंड ऐसा पे भी नहीं है, ध्यान दे रहा हूँ, टच पे भी ध्यान ऐसा दे रहा नहीं है। हूँ। कंसंट्रेशन आपके किसी भी चीज पे हो सकता है। कंसंट्रेशन मल्टीपल आपके थिंग्स पे। थॉट प्रोसेस पे हो सकता है। कंसंट्रेशन आपके कॉग्निशन पे हो सकता है, कि मैं जिस चीजों को कॉग्नाइज कर रहा हूँ, मैं अवेयर हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ इस पे कि मैं इसके प्रति अवेयर हूँ, कि मैं देख रहा हूँ। तो कंसंट्रेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक, जिसको सबसे सबसे लोअर स्टैंडर्ड के लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, वो है त्राटक, या एक इमेज को देखना, उसको रिपीट करना, सिर्फ उसी पे, किसी एक चीज पे फोकस करना। जो हायर मेडिटेटिव स्टेट्स होते हैं, हायर साधनाएं होते हैं, उसमें आप ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन को नहीं, बट परसेप्शन के प्रति अवेयर रहते हैं। मतलब हाँ चाहे वो सोफा हो, चाहे वो भगवान कृष्ण की इमेज हो, चाहे वो बुक्स हो, आप सबके प्रति अवेयर हैं, लेकिन आपका ध्यान किसी एक चीज पे नहीं है, आपका ध्यान है होल प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन पे, कि मैं इस चीजों के प्रति अवेयर हो रहा हूँ। ये जो प्रोसेस ऑफ बीइंग अवेयर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है। तो हम स्टार्टअप की सेकेंड स्टेज इसको ही बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में अपन बिंदु को देख रहे होते हैं और सेकेंड स्टेज में हम ये देख रहे होते हैं कि हम बिंदु को देख रहे हैं,
मतलब उसको देखने की प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे तो सेकंड स्टेज हो जाएगी। देखिए, त्राटक एक अपने आप में वेल मेड पाथ है। उसके बहुत सारे स्टेजेस हैं जो ऑलरेडी डिज़ाइन किए गए हैं, तो हमें इसे मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी वैलिड इंसान के पास जाइए जिसने त्राटक से उस अवस्था को प्राप्त किया है और उससे बिल्कुल पूछिए। या बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें ये लिखा है, तो उसका सजेस्ट करो, इस्तेमाल मैं करें। त्राटक करता तो हूँ पर मुझे नॉलेज नहीं है। तो पहले पढ़ें त्राटक के बारे में। बिना नॉलेज के किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। ओके ओके, मैंने तो ऐसा बहुत बार गलती करी। मैंने प्राणायाम की भी नॉलेज ली थी, ठीक मैं है, तो प्राणायाम को आप निरंजन बस हम्म, करें आप, आज के लिए काफी है। अरे यार ठीक है। हाँ, आई थिंक इट्स ठीक इनफ है फॉर टुडे। सुयश, इज इट ओके? और ठीक है। ठीक है, तो सुयश आप मतलब ठीक है, देन हम नेक्स्ट वीसी जल्दी करेंगे। मैं इस बार पहले से नोटिफिकेशन दे दूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, Thank you, Sayash. you're welcome. ओके।